हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है पॉलिनोमियल्स का। अभी मैं कुछ देर के लिए वीडियो ऑलरेडी बना लिया था, वापस ऐसे उस दिन कॉम्प्लेक्स वाले वीडियो की तरह कुछ प्रॉब्लम हो गया, जिस वजह से मेरे को वापस जो पढ़ा दिया था ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ा दिया था। वापस मैं इसी चीज को मैं रीज नहीं किया, तो थोड़ा सा समय भी बचेगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, वापस लिखना पड़ेगा नहीं तो, है ना। तो चलिए मैं आज के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसको डिटेल में स्टडी किए थे पूरा अच्छे से, है ना। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं क्या कि एक पॉलिनोमियल का कॉफिशिएंट्स जो होते हैं, जैसे कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लीजिए ax² + bx + c, उसका जो कॉफिशिएंट्स है abc और फिर उसका जो जीरोस होगा अल्फा बीटा, उनके बीच में जो रिलेशंस है वो किस प्रकार के होंगे और क्या होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को हम डिटेल में स्टडी करने वाले बेसिकली आज के लेक्चर में। फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मान लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो। देखो बेसिकली ये कहानी जो है ना वो लीनियर पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए नहीं देखा जाता है जो रिलेशंस है, क्योंकि आप जानते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो है ही नहीं, रियल जीरो, और ना ही इमेजिनरी है, नंबर ऑफ जीरो जीरो होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो है, तो उससे खास कोई रिलेशन निकलता नहीं। जहां पे निकलेगा उसी जगह पे हम पढ़ेंगे ना ऑब्वियसली। तो निकलता कहां पे है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड सो ऑन, हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए निकलेगा रिलेशंस, तो उसी जगह पे हम स्टडी करने वाले बेसिकली। तो जरा ध्यान से देखते चलिए एक बार, है ना। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं, जैसे यहाँ पे जो मैं रेड से लिख रहा हूं उस चीज को फोकस करके देखिएगा थोड़ा। x² - 4x + 3, ये मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है। अगर इस पॉलिनोमियल का मैं जीरो का बात करूं तो अब इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करके देखो, फैक्टराइज करके या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से ना आपको 1 और 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं बोलूं कि जीरोस तो आपके पास 1 और 3 आया, तो इन 1 और 3 में उसके साथ क्या रिलेशन है, कोएफिशिएंट के साथ। मैं बोलूंगा कि इन दोनों को ऐड करो, आप 1 + 3 करो, तो आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। और ये 4 एग्जैक्टली देखोगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। मतलब क्या कि यहाँ पे जो चीज है दैट इज b डिवाइडेड बाय x² का जो कोएफिशिएंट है दैट इज a माइनस b बाय a के इक्वल है। और सिमिलरली प्रोडक्ट अगर करोगे तो 3 आएगा, वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल है। तो इस प्रकार के रिलेशंस मिल जाते हैं आपको क्वाड्रेटिक ऑनवर्ड्स सारे पॉलिनोमियल में, उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो वही चीज को हमें स्टडी करना है यहाँ पे बेसिकली। तो चलिए देखते हैं। तो मैं जनरल फॉर्मूला जो है वो निकालने के लिए कोई भी जनरल पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहा हूं, है ना, और उसी चीज को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, वेतास रिलेशन। मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करा रहा हूं, देन क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालते हैं, आप पैटर्न समझ जाओगे। तो अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c px, जहां पे आपका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो है, और बाकी सारे कोएफिशिएंट्स प्योरली आपका क्या है, रियल नंबर है। abc तीनों के तीनों क्या है आपका, रियल नंबर है ऑब्वियसली। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2 ही होगा नंबर ऑफ जीरोस। अगर 2 है तो मैंने मान लिया एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। आप दूसरे अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप k1 k2 मान लो अल्फा बीटा से अगर नफरत है तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे अल्फा और बीटा होगा। तो मैंने मान लिया ये जो रिलेशन मैंने निकाला था ये तो वेरीफाई कराया था, मैं अभी जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने मान लिया चलो कि लेट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। बिल्कुल सही है कि मैंने मान लिया कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो कौन होगा, अल्फा होगा एक और दूसरा होगा बीटा। ठीक बात है, ठीक बात है। अगर एक जीरो अल्फा है दूसरा जीरो बीटा है तो फैक्टर थ्योरम से, क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़े थे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इसका, अगर आपको प्रॉब्लम है आप देख सकते हो। तो फैक्टर थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं, फैक्टर थ्योरम से अपन ये बोल सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा और बीटा है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो होगा वो उसी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है,
क्लियर? ऑब्वियसली आप जानते हो कि x इक्वल टू अल्फा अगर क्वाड्रेटिक नहीं किसी भी पॉलिनोमियल का अगर 0 है x इक्वल टू अल्फा तो x माइनस अल्फा मस्ट बी अ फैक्टर, x माइनस अल्फा मस्ट बी अ फैक्टर। सिमिलरली x माइनस बीटा भी क्या होगा, एक फैक्टर होगा उसी पॉलिनोमियल का। बात समझ में आ रहा है ना, x माइनस बीटा भी एक फैक्टर होगा उसी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे दो ही 0 है तो ऑब्वियसली दो ही फैक्टर होगा। तो अगर ये दोनों के दोनों फैक्टर है तो एग्जैक्टली यही पॉलिनोमियल आपका जनरेट हो जाएगा अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेता हूं। दो लीनियर फैक्टर का अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूं तो क्वाड्रेटिक फैक्टर ही आएगा ना, और वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ऊपर वाला ही होगा क्योंकि ऊपर वाले से ही आपने वो दोनों फैक्टर निकाले। ऊपर वाले का ही दो रूट था अल्फा और बीटा, ऊपर वाले का अगर दो रूट अल्फा और बीटा था तो दो 0 आपके पास आया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो अगर ये दोनों 0 है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा तो उसी पॉलिनोमियल को आप कैसे लिख सकते हो, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू एनी कांस्टेंट टर्म a। अब ये कांस्टेंट टर्म a लगाने के पीछे यहाँ पे क्या चक्कर है बहुत बच्चा नहीं समझ पाता है। बात समझ में आ रहा है ना, ये कांस्टेंट टर्म a यहाँ पर क्यों लगाया जाता है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो देख जरा ध्यान से बात को समझने का प्रयास करना। अगर मैं यहां तक तो क्लियर है कि अल्फा बीटा मैंने रूट एज्यूम किया, 0 एज्यूम किया तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा बाय फैक्टर थ्योरम। तो मैं इस पॉलिनोमियल px को इन दोनों का प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर सकता हूं क्योंकि मैंने कंसीडर किया कि अल्फा बटा जो 0 है वो px का ही 0 है, px का ही दो 0 है अल्फा बीटा, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे लिख सकता हूं। बट अब देखो अगर आप सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करोगे तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आ रहा होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x आएगा। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस केस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट अगर आप ऊपर देखो तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे आपको 1 दिखेगा बट अगर ऊपर देखोगे तो कितना है, a है। तो उस अगर यहां पे मैं a नहीं लगाता हूं तो इस जगह पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा ना। क्या आप बोल रहे हो ये भी px है ये भी px है, यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाता अगर a नहीं लगाता, तो ये कंट्राडिक्शन आ जाता ना, दोनों px है ना। तो अगर दोनों px है तो उस कोएफिशिएंट को मैनिपुलेट करने के लिए मेरे को यहां पे a लगाना पड़ा। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आपने ये समझ गए कि a क्यों लगाया गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास, आया ना आपके पास ax स्क्वायर माइनस a इनटू अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस a अल्फा बीटा। अब ये दोनों बिल्कुल आपका क्या है, आइडेंटिकल पॉलिनोमियल है। ये दोनों के दोनों बिल्कुल क्या है, आइडेंटिकल पॉलिनोमियल है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो सारे के सारी चीज सेम होना चाहिए। पहला तो ax स्क्वायर है, पहले ax स्क्वायर है क्योंकि इसी थॉट से इसका जीरोस की मदद से ही तो ये निकाले ना आपने, तो ये ऑब्वियसली दोनों px ही है, दोनों आइडेंटिकल होगा। तो यहां पे तो ax स्क्वायर है, यहां पे भी ax स्क्वायर है। अभी यहां पे x का कोएफिशिएंट प्लस b है और यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस ऑफ a अल्फा प्लस बीटा होगा। तो क्लियरली मैं बोलूंगा अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो यहां पे x का कोएफिशिएंट और यहां पे x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। दैट इज b इज इक्वल टू माइनस a इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो यहां से क्या निकल गया, माइनस b बाय a। और सिमिलरली कांस्टेंट टर्म भी इक्वल है, होना पड़ेगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है इसीलिए होना ही पड़ेगा। तो a इनटू अल्फा बीटा भी c के इक्वल होगा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू यहां से c बाय a के इक्वल आ गया। बात समझ आ रहा है ना। तो यहां से निकल गया आपका जीरोस और कोएफिशिएंट abc। जीरो कौन है, अल्फा बीटा, और कोएफिशिएंट abc के बीच में रिलेशन। एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं आया, यहां से आप फाइंड कर सकते हो अल्फा क्या है बीटा क्या है आराम से। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकल गया। तो इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस b बाय a, और b कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ही मिल रहा है, क्लियरली देखो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा c बाय a, दैट इज c कौन है, कांस्टेंट टर्म था पॉलिनोमियल में देख लो, और a है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये दोनों आपका रिलेशन आ गया जिसको हम वेतास रिलेशन के नाम से जानते हैं, और ये वैलिड है सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। यहां तक आप बहुत अच्छे से डेरिवेशन के साथ समझे होंगे कि वेतास रिलेशन क्या है, कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में, दैट इज जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन हम कैसे निकालते हैं वो चीज। तो एग्जैक्टली आपको ये दो फॉर्मूला मिल गया। तो मैंने एग्जैक्ट डेरिवेशन के साथ आपको प्रॉपर्ली चीजें समझाया है, ना ही मैंने फॉर्मूला आपको याद कराया है। याद रखना है, आपका स्कूल मास्टर वगैरह आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद करा के काम चला लेगा, बोलेगा ये सब नहीं आता, क्योंकि गलत बात
एवरेज बच्चे का तो नुकसान नहीं होता क्योंकि शायद उसको समझाया जाता तो वो पढ़ता भी नहीं था, बट एक अच्छा बच्चा उस चक्कर में कोलैप्स हो जाता है। एक अच्छा स्टूडेंट उस चक्कर में कोलैप्स हो जाता है, पूरा पूरा उसका बर्बादी हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मेरे को ये स्कूल सिस्टम बड़ा नफरत है। मतलब उनका कुछ चीजें तो ठीक है, बट कुछ पढ़ाने का तरीका जो है, जो उनको नहीं आता वो उड़ा देता है, ठीक है ना। भाई पढ़ के बोल दो ना, सीख करके जान करके रात को बैठ करके पढ़ के सिखा दो बच्चों को, क्या दिक्कत है। अगर मेरे को कुछ पूछते हो, मेरे को पता नहीं है, तो मैं थोड़ी ना उसको उड़ा दूंगा, नहीं उड़ाऊंगा कभी भी। मैं क्या बोलूंगा, अगले दिन पढ़ के आकर के क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखोगे, थोड़ी ना दुनिया का सारा चीज हमें पता है, जरूरी थोड़ी ना। इतना कम उम्र में सारी चीज कैसे पता कर लेंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, जब तक मर जाएंगे तब तक भी कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बचेगा जो हमें नहीं पता। सारी चीज थोड़ी ना जान सकते, जितना बस में है, जितना जान सकते उतना जान। बट उस चक्कर में, खुद को महान दिखाने के चक्कर में, अगर एक अच्छा बच्चे का कैरियर में खराब कर दो, वो जानना चाहेगा, वो जानना चाहेगा, बट मास्टर उसको बोल देता, मैं देखा ऑब्वियसली, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मास्टर उसको बोल देगा कि ये सब का मतलब नहीं है, ये कहां से आया, उससे क्या करोगे, इसको याद कर लो, एग्जाम में 100 में 100 आ जाएगा। और बिल्कुल आ ही जाता है, एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए ये सब का कोई जरूरत नहीं होता है कि ये आया कैसे, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में इसीलिए बोल रहा हूं, एवरेज बच्चे का तो नुकसान नहीं होता, बट अच्छा बच्चा बर्बाद हो जाता है उस चक्कर में, ठीक है ना। अगर कुछ नहीं पता तो मैं जान करके बता देना चाहिए। और एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन लिखा हुआ है, इसमें पता ना होने का क्या बात है। एनसीईआरटी में जो गलत है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से चीजों को गलत दिया जाता है, या मैं आपको क्या बोलूं, पूरा चैप्टर 2 गलत लिखा गया, पूरा चैप्टर 2 जो बुक लिखा है ना, वो अगर मिल जाए और उसी चीज को कॉपी कर रहा है, सभी कॉपी कर रहा है। मास्टर सोचता है कि बुक में जो लिख दिया वो सही है, अबे कहेगा सही है, अच्छी किताब तो पढ़ो तब जाकर मालूम पड़ेगा चीजें क्या है। ध्यान से देखो, अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो अल्फा और बीटा है, या k1 k2 है, तो उनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा, वो हमने निकाल दिया। अभी अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ क्रिएट कर देता हूं आपके सामने कि मैंने बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो मैंने आपको नहीं बोला क्या है, मैंने px आपको दिखाया ही नहीं, मैंने बोल दिया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका 2 जीरो है, 2 और 3, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, लिख करके बताओ, ठीक है। मैंने आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि जीरो का इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं तेरे को, जीरो का इंफॉर्मेशन, इतना दिन तक क्या करते थे, पॉलिनोमियल आप देते थे, और क्या करते थे हम लोग, आप 9th में क्या करते थे, पॉलिनोमियल दिया जाता था, उसका जीरो निकालते थे। अभी मैं आपको जीरो दे रहा हूं, आप पॉलिनोमियल निकाल के बोलो, अभी मैं आपको जीरो दे रहा हूं, आप पॉलिनोमियल निकाल के बोलो, यहां पे इस चीज का एप्लीकेशन आएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं इसका उल्टा सोचूं, दैट इज जीरो पता है और पॉलिनोमियल बताओ, तब जाकर के इसका एप्लीकेशन आएगा। तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से सोचिए। अगर मैं बोल दूं कि एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद अल्फा एंड बीटा एज 2 जीरोस, तो वो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो आप क्लियरली सोचोगे कि सर लॉजिक तो यही लग रहा होगा कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस अल्फा और बीटा है, तो ऑब्वियसली x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर होगा, और एज आप वो 2 ही जीरो दिए हो तो मतलब उसका तो 2 ही फैक्टर होगा, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बोल भी रहे हो, तो ऑब्वियसली x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसका फैक्टर होगा। तो अगर उसका फैक्टर होगा तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, दैट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये अल्फा इनटू बीटा जो है ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे ये दोनों काम आ रहा है, बात समझ में आया ना, क्लियर। तो अगर मैं आपको बोल देता हूं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपको दिया जिसका 2 जीरो है, 3 और 1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आप बोलोगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है यहां तक। और इसी चीज को आप बेसिक से भी निकाल सकते थे कि डायरेक्टली x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 अगर करते तो यही आपको मिलता, वही जो बेसिक लॉजिक है। अगर 2 जीरो है तो जीरो के मदद से फैक्टर पता चल जाएगा, दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट कर दूंगा तो पॉलिनोमियल आ जाएगा। उल्टा जस्ट जो हमने अभी डायरेक्टली सोचा उसका उल्टा सोचना है, क्लियर है। नहीं अभी तो यही सोचा था, डेरिवेशन के वक्त तो हमने यही सोचा था, एग्जैक्टली यही थॉट आपको चाहिए, इसीलिए डेरिवेशन का इंपॉर्टेंस है। नहीं तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ये सब याद करा देता है मास्टर लोग, सब याद करा देता है, ठीक है ना। कि अगर अल्फा बीटा 2 पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो है, तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन कैसे करोगे, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा। बच्चा भी खुश, मास्टर खुश, सब खुश, 100 में 100
लॉजिक कहां है? तो ये आपका एनसीईआरटी कहता है, ये आपका एनसीईआरटी कहता है, बट मैं बोलूंगा कि ये गलत है। सिर्फ ये नहीं होगा आंसर, इसके साथ कुछ चिपक जाएगा। और क्या चिपकेगा आप समझ रहे हो? यहाँ पे क्या चिपकेगा? एक कांस्टेंट आकर के यहाँ पे चिपकेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फाबेट के फॉर्म में आकर के चिपक जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक क्या है, क्यों चिपकेगा? सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको समझाया क्यों चिपकेगा। अगर नहीं चिपकता है तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा, और वही कंट्राडिक्शन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं P1 मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है x² - 4x + 3, उसका जीरो निकालो। आप बोलोगे 3 और 1 इक्वल टू 0 करके x सॉल्व करके निकाल दोगे ना, वही तो कर दोगे। अगर मैं बोल रहा हूं एक और पॉलिनोमियल P2x 2x² - 8x + 6, उसका जीरो निकालो। आप बोलोगे 3 और 1। मैं बोल रहा हूं 3x² - 12x + 9, उसका जीरो निकालो, तब भी आप 3 और 1 ही निकालोगे। बट अगर तरीके से देखोगे तो ये क्या है, ये तो 2 × P1x है, ये 3 × P1x है। तो ऐसे यहां पे मैं 3 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, तो तीनों ही केस में सेम जीरोस आ रहा है। तो यहां पे तो मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं, मेरे पास इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो मैं ऐसा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकता हूं, ऐसा मैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकता हूं, ऐसा मैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकता हूं जिसका जीरोस 1 और 3 है। वो तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। P4 P5 P6 कितना भी लिख दूंगा, बस कोएफिशिएंट चेंज करना है सामने वाला। जब जीरोस निकालने जाओगे तब तो इक्वल टू 0 करने से ये कोएफिशिएंट तो 3 × x² - समथिंग इक्वल टू 0, ये 3 तो 0 नहीं हो सकता है, तो यही 0 होगा, तो इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू सॉल्व करके निकालते हो आप, तो जीरोस तो सारे केस में सेम ही रहेगा ना। बट पॉलिनोमियल तो क्या सारे के सारे P1 P2 P3 ये सारे के सारे सेम है क्या? नहीं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि अगर मैं सिर्फ x² - 4x + 3 आंसर देता हूं तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 × x² - 4x + 3 का भी जीरोस 3 और 1 ही है। 3 × x² - 4x + 3 = 0 का जीरोस भी 3 और 1 ही है। तो मेरे को जवाब में क्या देना पड़ेगा? ना 1 दूंगा, ना 2 दूंगा, ना 3 दूंगा। मैं यहाँ पे जनरल करने के लिए एक A या फिर K या फिर B या फिर आपका नाम से या मेरे नाम से S लगा दीजिएगा। बात समझ आ रहा है? क्लियर है? अगर ये S नहीं लगाते हो तो टेक्निकली आपका आंसर गलत है। एनसीईआरटी का 2.2 का क्वेश्चन सब सॉल्व करके देखिएगा, आंसर पीछे वही दिया है, मूर्ख की तरह बिना कुछ सोचे रटाफिकेशन करके चीजें वही दिया गया है, x² - 4x + 3, मतलब उनके हिसाब से आप रट लो, और मास्टर भी आपको वही बोलेगा कि रट लो। पर प्रॉपर्ली चीजों को सीखना चाहते हो तो रटो मत, समझो कि क्यों यहां पे सर बोल रहे कि एक ए अगर नहीं लगाएंगे तो गलत है। बिकॉज अगर मैं सिर्फ जीरो का इंफॉर्मेशन आपको देता हूं तो कभी भी आप यूनिक पॉलिनोमियल नहीं निकाल पाओगे, आपके पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल आएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा आपके पास अलग अलग पॉलिनोमियल आता जाएगा। बट अगर ए को फिक्स कर दिया तो आपके पास यूनिक पॉलिनोमियल आएगा। तो उस ए को फिक्स करने के लिए आपको पास एक और कंडीशन देना पड़ेगा कि मान लो x इक्वल टू इतना पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इतना है। अगर मैं बोल देता हूं x इक्वल टू 5 में px का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू 5 px का वैल्यू 6 निकाल के यहां से a सॉल्व करके निकाल दोगे और तब आपके पास यूनिक पॉलिनोमियल आएगा। बट जब तक मैं एक और कंडीशन नहीं देता हूं, सिर्फ जीरोस का इंफॉर्मेशन देता हूं, तो सिर्फ जीरोस का मदद से ना क्वाड्रेटिक ना क्यूबिक ना बाइक्वाड्रेटिक किसी भी पॉलिनोमियल का यूनिक आंसर नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं बोल देता हूं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है 1 2 3, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है 1 2 3, वो पॉलिनोमियल क्या होगा लिख करके दो। आपका बुक के हिसाब से आप क्या लिख दोगे? x - 1 x - 2 into x - 3। अगर 3 जीरो है तो x - 1 x - 2 x - 3 उसका फैक्टर होगा, तो तीनों को प्रोडक्ट करके लिख दो, क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। बट ये गलत है, ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है। तो बाहर इसका क्या चिपकना चाहिए? एक k या फिर a चिपकना मैंडेटरी, नहीं तो पूरा पूरा कंसेप्ट आपका गलत है। ठीक है, तो याद रहेगा ये नोट मैंने लिख करके दिया, किस लिए? समझिएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट डिस्कस करके समझा रहा हूं कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने को बोला गया है जिसका जीरोस मेरे को अल्फा और बीटा दिया गया है, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा x - अल्फा into x - बीटा, साथ में a आएगा, दैट इज a into x² माइनस, इसको सॉल्व कर दोगे तो सम ऑफ द जीरोस into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, a into x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट में into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना?
ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। इसी चीज को बच्चा लोग रट लेता है, बट ए नहीं सिखाता है मास्टर, शायद उसको पता भी नहीं या तो उसको डर है। अगर पता होगा तो क्यों नहीं बताएगा, बोलो, सिंपल सा लॉजिक। तो ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना। किसी का कैरियर खराब नहीं कर सकते, किसी को गलत चीज नहीं सिखा सकते अगर खुद को नहीं पता। खुद को नहीं पता तो रात दिन पढ़ के बैठ करके पढ़ के चीजों को खुद सीख के फिर आपको सिखा होगा। इस एटीट्यूड के साथ एक टीचर को काम करना चाहिए, ना कि खुद को नहीं पता तो उड़ा दिया, नहीं चाहिए आउट ऑफ सिलेबस बोल के उड़ा दिया, ठीक है ना। तो उसमें एवरेज बच्चा तो खुश हो जाता है, बट अच्छा बच्चा खुश अगर होता भी है तो ना समझे खुश होता है, उसको पता नहीं होता है उसके साथ क्या हो रहा है। शायद उसको समझाया जाता तो वो कर लेता, और कंपटीशन में अगर एक अच्छा क्वेश्चन आता उसी कंसेप्ट से तो वो पकड़ लेता तुरंत। तो टीचर को ऑनेस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप समझिएगा कि क्यों यहाँ पे भी ए लगाया गया, क्यों यहाँ पे भी ए लगाया गया। मैंने सफिशिएंट चीजें आपको समझा दी। तो जितने भी चीजें बताया गया है आपको अकॉर्डिंगली सारी चीज आप प्रॉपर्ली नोट्स बना करके लिख के याद कर लेना और इस चीज को नोट डाउन करना। अभी पढ़ते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो नंबर 2 है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा, तो क्यूबिक जनरल पॉलिनोमियल का अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और ए बी सी डी चारों के चारों कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, रियल होंगे। बात समझ आ रहा है? क्लियर? बहुत बढ़िया। अभी मैं इतना डिटेल में लिख नहीं रहा हूं। अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो इसका मैक्सिमम मतलब कितने जीरोस होगा, 3 जीरोस होगा, और उन तीनों जीरोस को मैं अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लिया। तो अगर उन तीनों जीरोस को मैं अल्फा बीटा गामा एज्यूम किया तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं px को क्या बोल सकता हूं। आप ऐसे मत लिखिएगा, प्रॉपर्ली लिखिएगा जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में लिख के दिया। बाय फैक्टर थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा 3 फैक्टर होगा, और उन तीनों को प्रोडक्ट करने के बाद ऐसे ही मिलेगा। बस यहाँ पे एक चेंजेस करना पड़ेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट आपको a लगाना पड़ेगा, और वो क्यों लगाना पड़ता है आप जानते हो। इसी को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो सॉल्व करने के बाद आपको प्रॉपर्ली क्या मिल जाएगा, इस तरीके से कोई चीजें मिल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा, फाइनली इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद एग्जैक्टली आपके पास ऐसा चीजें आना आएगा, मतलब आना स्टार्ट क्या होगा, आएगा। क्लियर है? माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। अभी अगर मैं बोलूं कि ये भी px है ये भी px है, तो ये इक्वेशन 1 और इसको अगर मैं इक्वेशन 2 बोलूं तो ये इक्वेशन 1 और 2 तो आइडेंटिकल होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं कुछ चीजें तो डायरेक्टली निकाल सकता हूं ना। पहला तो ax क्यूब उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को अगर इक्वेट करूंगा तो b इज इक्वल टू माइनस a टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा। फिर c इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आएगा, और d इज इक्वल टू माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा आएगा। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो यहां से जो चीज निकल करके आएगा वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। यहां से जो चीजें निकल के आएगा वो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आ जाएगा c बाई a। और यहां से जो चीजें निकल करके आएगा वो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस d बाई a। क्लियर है? तो इसी जगह पे इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। नीचे हमेशा लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा। फिर यहाँ पे माइनस के बाद अल्टरनेट स्टार्ट हो रहा है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता जाएगा। नीचे आएगा आपका वही कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ऊपर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x और साइन प्लस होगा, फिर अगेन माइनस, नीचे जो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब है और ऊपर हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। बस इस तरीके से चीजें आएंगी। और यहाँ पे अगर मैं इस चीज को लिखने का बात करूं तो इस चीज को मैं सम ऑफ जीरोस लिख सकता हूं, क्योंकि 3 जीरो है, तीनों का समेशन है। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, इसका नाम क्या होगा, ये तो समझ ही रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा। मतलब पहले तो सिर्फ अल्फा बीटा गामा था, तो अकेला एक एक पेयर हो गया। अभी अगर मैं पेयर बनाना स्टार्ट कर दूं तो अल्फा गामा बीटा गामा 3 हो गया, है ना। फिर अगर मैं फिर
पहले 3 में से एक एक करके लिया था, अभी 3 में से दो दो करके ले रहा हूं, फिर 3 में से अगर 3 ले लेता हूं मैं, तो अल्फा बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा, ये तीनों तो आइडेंटिकली है ना, तो इन तीनों को बार बार लिखने का जरूरत ही क्या है, ये तीनों का मतलब तो एक ही है, तो इसीलिए इसको एक ही बार लिखा है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट अगर मैं 3 में से दो दो करके पेयर करूं, तो इसको मैं बोलूंगा सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है ना। सिमिलरली इसको भी आप सम ऑफ जीरोस टेकन 1 एट ए टाइम बोल सकते हो, और 1 एट ए टाइम का मतलब और सम ऑफ जीरोस एक ही बात है। फिर इसको भी आप सम ऑफ जीरोस टेकन 3 एट ए टाइम बोल सकते हो, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही है। अगर 4 हो जाता तो मसला हो जाता, एक एक करके भी आता, दो दो करके भी आता, फिर 3 3 करके भी आता, फिर 4 4 करके जब लेता तब वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा अल्फा, फिर गामा डेल्टा अल्फा बीटा, ये सारी की सारी इक्वली है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक ही बार लिखोगे, बार बार नहीं, और जो कि मैथमेटिकली प्रूफ भी होना है, मैं बस फीलिंग से समझा रहा हूं कि कैसे लिखते हैं, क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका वेतास रिलेशन फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये हो गया आपका वेतास रिलेशन फॉर क्यूबिक पॉलीनोमियल। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, बस ध्यान से चीजों को समझिएगा। सिमिलरली लास्ट में मैं पहले भी एक नोट बताया था, अभी भी एक नोट ही बताऊंगा, और वो नोट क्या होगा आप समझ गए होंगे कि एनी क्यूबिक पॉलीनोमियल with alpha beta gamma as 3 zeros can be expressed as क्या होगा, x minus alpha, x minus beta, x minus gamma। बट ये लिखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसको प्रॉपर्ली करेक्ट करने के लिए इससे पहले एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखने का प्रयास करूं तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, पहले माइनस सम ऑफ द जीरोस, फिर प्लस सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इनटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलेगा, क्लियर है क्या। और इसी को आप नाम देके भी लिख सकते हो, सम ऑफ जीरोस टेकन एट 2 एट अ टाइम इक्वल टू दे करके एक और लाइन लिख दीजिएगा, x क्यूब माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x स्क्वायर प्लस सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम इनटू x माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहां से आपका ये क्लियर हो गया कि अगर जीरोस दिया जाता है, अगर पॉलीनोमियल दिया जाता है तो जीरो कैसे निकालोगे, वो तो क्लियर है ही, वो तो आप 9th में भी सीख के आए हो और अभी भी क्लियर है पूरा पूरा। बट अगर आपके पास जीरोस दिया जाता है तो आपको पॉलीनोमियल कैसे लिखना है वो क्लियर रखना, वो हमने अभी सीखा इस कांसेप्ट के थ्रू। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बारे में मत भूलना, अगर ए नहीं लिखोगे तो पूरा पूरा गलत है, भले एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया तो क्या हुआ, बट गलत चीज थोड़ी ना लिख दोगे इसके वजह से, क्लियर है क्या। चलो आगे बात करते हैं, आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, मैं रेज कर रहा हूं, आगे बात करते हैं। सिमिलरली ये चलता जाएगा, है ना, बाई क्वाड्रेटिक सबके लिए मैं ये चीज कंटिन्यू कर सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक के लिए मैं बस रिजल्ट लिख करके दिखा देता हूं कि कैसा होगा रिजल्ट्स, है ना, बाकी आगे का कहानी तो पूरा पूरा सेम रहेगा, ठीक है। चलो तो अगर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट में कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि प्रूफ कैसे करते हैं, वही फैक्टर थ्योरम से प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कोई भी एक पॉलीनोमियल कंसीडर कर रहा हूं बाई क्वाड्रेटिक जनरल, तो ये क्या हो जाएगा, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहां पे a पर सिर्फ नॉन जीरो कंडीशन आएगा और बाकी सारे के सारे पांचों के पांचों कोएफिशिएंट्स रियल नंबर होंगे, ठीक है ना, रियल नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है। चलो तो अगर मैं इसका बोलूं, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका कितना जीरो होगा, 4 जीरो होगा। तो सिमिलरली फैक्टर थ्योरम से डेराइव वगैरह करके फाइनली जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा सम ऑफ जीरोस का बात करूं तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। शुरू कहां से होता है, माइनस से होता है, पहले क्या आएगा, नीचे तो हर जगह पे a रहता है, पहले स्टार्ट कहां से होगा, b से, क्लियर है, आप खुद से ही लिख सकते हो। और माइनस b बाई ये मतलब लिख दीजिएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब बाई कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, वो सब आप कर लेना, इक्वल टू दे करके लिख देना। फिर अगर मैं बात करूं सम ऑफ जीरोस टेकन 1 एट ए टाइम तो खत्म हुआ, टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब क्या, 4 में से दो दो करके।
अगर 4 में से 2-2 करके बनाऊं तो कैसे बनेगा, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा कॉम्बिनेशन सीखने के बाद और अच्छे से ये चीज कर पाओगे, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। माइनस के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, बी के बाद कौन है, सी, और नीचे तो हमेशा ए ही, तो इसको लिख दीजिएगा प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। फिर 2 एट ए टाइम के बाद अभी 3 एट ए टाइम भी आएगा, जब तक मैक्सिमम नहीं पहुंचेगा तब तक तो आता जाएगा। अभी 3 एट ए टाइम क्या आएगा बोलो, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, अल्फा बीटा गामा तीनों को एक साथ दे दिया, फिर गामा को छोड़ के डेल्टा ले लिया। अभी मान लो मैंने बीटा छोड़ दिया, अल्फा को फिक्स रखा, बीटा छोड़ दिया तो गामा डेल्टा, और अभी अगर अल्फा को ही छोड़ देता हूं तो बीटा गामा डेल्टा। यही 4 पॉसिबिलिटी आएगा, सोच के देख लो। माइनस प्लस फिर माइनस आएगा b बाई a, इसको लिख दीजिएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। और फिर जब सम ऑफ जीरोस टेकन 4 एट ए टाइम आएगा, दैट इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा अल्फा, ये सारे के सारे सेम है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अलग-अलग बार-बार थोड़ी ना लिखेंगे, तो क्या लिखते हैं इसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और एग्जैक्टली ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा के इक्वल है। माइनस के बाद वापस प्लस आएगा और b के बाद e बाई a आएगा, नीचे तो हर जगह पे a ही है, लीडिंग कोएफिशिएंट, तो इसको भी इक्वल टू देके लिख देना, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। तो ये 4 रिलेशन है, इसको वेदास रिलेशन बोलते हैं। तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो, क्लियर है क्या, यही चीज आपको सीखना है। और ये प्रूफ कैसे हुआ, ये आप ऑब्वियसली आप समझ रहे हो, है ना। इसी px को a into x minus alpha x minus beta x minus gamma x minus delta के इक्वल कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, मल्टीप्लाई करके इसी फॉर्म में ले जा करके, इसी फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेट करोगे कोएफिशिएंट्स, आराम से ये सारे के सारे रिलेशन निकल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी 2 बार प्रूफ करा रखा है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप जबरदस्त तरीके से पूरा समझ गए होंगे कि वेदास रिलेशन क्या है, कैसे हमें हेल्प करता है और कहां से आया है, कैसे डिराइव हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं नोट वगैरह आपको पढ़ा सकता हूँ कि कोई भी मान लो, अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने 4 जीरो आपको दे दिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आप लिख के दिखाओ, तो आप क्या लिखोगे, k into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma into x minus delta, खत्म। उसको फिनिश कर दोगे, मल्टीप्लाई करके लिख दोगे अच्छे से। बट k लगाना आप कभी मत भूलिएगा, अगर k लगाना भूल जाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। चलो अभी मैं लास्ट में जनरलाइज कर देता हूं चीजों को, जनरल स्टेटमेंट बता देता हूं आपको। कोई भी एक n डिग्री, सबसे ज्यादा डिग्री जनरल कर देता हूं, जनरल चीजें मेरा पढ़ाने का आदत है इसलिए मैं बोल देता हूं आपको। जनरल पॉलिनोमियल मैंने कंसीडर कर लिया, अब जानते होंगे जनरल पॉलिनोमियल का यही फॉर्मेट होता है, लास्ट में कांस्टेंट है, जहां पे a0 नॉन जीरो होता है और बाकी सारे के सारे a0 a1 से लेकर के an तक जितने भी कोएफिशिएंट्स है सारे के सारे रियल नंबर होगा। अब 9 का लेक्चर 1 में देखे भी होंगे कॉमनली, जो मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में देखने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो इसका कितना जीरोस होगा, इसका आपके पास मान लो k1 k2 k3, ऑब्वियसली अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो कितना जीरो होगा इसका, n जीरो ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना, कितने जीरोस होंगे, n जीरोस होंगे। तो सबसे पहला रिलेशन जो आएगा वो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होगा, k1 plus k2 plus डॉट डॉट अप टू kn। तो उसका आंसर सम नहीं करना पड़ेगा इतना सारा, मान लो 63 डिग्री पॉलिनोमियल का है तो 63 टर्म का सम करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। क्या आएगा, वो क्या आएगा, माइनस a0 के बाद यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट के बाद वाला जो है वही आएगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट के बाद वाला यहाँ पे क्या है, a0 तो नीचे आएगा और लीडिंग कोएफिशिएंट के बाद वाला क्या है, a1 है, वो ऊपर आ जाएगा, खत्म है। क्लियर है। सम ऑफ जीरोस के बाद क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, क्योंकि 1 एट ए टाइम तो यही है, टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम। तो 2 एट ए टाइम कितना हो जाएगा, k1 k2 फिर k1 k3, कितना आएगा मेरे को पता नहीं, चलता जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन पता है तो मैं बता देता कितना आएगा, बट एज आपको नहीं पता कॉम्बिनेशन तो मैं वो चीज बोल नहीं रहा हूं अभी, बाद में जब आप पढ़ोगे तो आप पूछ सकते हो अकॉर्डिंगली। तो माइनस के बाद नेक्स्ट मेरा पैटर्न वही फॉलो होगा, माइनस के बाद प्लस, नीचे a0 लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा हमेशा, और ऊपर a1 के बाद क्या आएगा, a2 आएगा। ऐसा ही कहानी चलता जाएगा। सम ऑफ जीरोस टेकन 3 एट ए टाइम, 4 एट ए टाइम। अभी ये एट ए टाइम कहां तक चलेगा वो तो n के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर 4 n का वैल्यू 4 है तो 3 एट ए टाइम तक चलेगा, है ना। अगर n का वैल्यू मान लो 100 है तो 99 एट ए टाइम तक चलेगा, ठीक है ना।
तो लास्ट कहां तक चलेगा ये सम ऑफ जीरोस टेकन n-1 एट ए टाइम तक चलेगा, n-1 एट ए टाइम तक चलेगा। दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका k1 k2 डॉट डॉट k n-1 प्लस देकर के k2 k3 k1 को छोड़ दिया डॉट डॉट kn प्लस ऐसी चीजें चलता जाएगा मान, है ना। ऐसे बहुत सारे समेशन आएगा और उसका आंसर क्या हो जाएगा एकदम लास्ट वाले के पहला वाला, ठीक है। और प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, क्या आएगा मेरे को नहीं पता, मैं लास्ट वाला लिख करके देता हूं आपको। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, सब सारे जीरोस का प्रोडक्ट, वो ऑब्वियसली क्या आएगा कांस्टेंट टर्म an डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट a0, और यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्या आएगा आप सोच के बोलो मेरे को, एक बार पॉज करके सोच के बोलना, देखना चेक करना आपके साथ करेक्ट होता है या नहीं। यहां पे आएगा -1 टू द पावर n। क्यों हमें ऐसे लिखना पड़ा जानते हो क्या, ना माइनस लिखा ना प्लस लिखा, क्योंकि आप याद करो जब क्वाड्रेटिक था तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में प्लस आता था, जब बाई क्वाड्रेटिक है तब भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो में प्लस आता था, बट क्यूबिक जब किया था तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में माइनस आता था। मतलब अगर n का वैल्यू ऑड है तो आंसर माइनस जाएगा, अगर n का वैल्यू इवन है तो लास्ट वाले पे यहां पे प्लस आएगा। तो इस चीज को अगर ऑड है तो माइनस, इवन है तो प्लस, तो इस चीज को जनरलाइज करने का तरीका तो यही है ना कि -1 टू द पावर n लिख दो। सोच के देखो n जब जब इवन होगा -1 टू द पावर इवन प्लस हो जाएगा, है ना, और n जब जब ऑड होगा -1 टू द पावर ऑड माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो बस ये लिखने का तरीका हुआ जनरल स्टेटमेंट को, तो इसीलिए मैंने जनरलाइज्ड वियर्ट्स रिलेशन जो है ना, जनरल स्टेटमेंट ऑफ वियर्ट्स फॉर्मूला, वो मैंने आपको लिख करके बता दिया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी आप प्रॉपर्ली, यहाँ पे मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, प्रॉपर्ली सारी चीज समराइज करके नोट्स बना के प्रॉपर्ली चीजों को लिख कर रखना सीखना, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी, है ना। मैं एक एक चीज डिटेल में सब कुछ आपको पढ़ा दिया, ठीक है। लास्ट एक और थ्योरी पोर्शन बचता है इस चैप्टर में, और वो है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। वो क्या है मैं बता देता हूं, एंड देन हम सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। चलो, लास्ट है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। वही चीज डिवीजन इक्वल टू याद करो डिवाइजर इनटू कोशेंट, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे अगर स्टेटमेंट लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इफ fx एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स, जहां पे fx को मैं gx से डिवाइड करने वाला हूं, मतलब gx को मैं नॉन जीरो कंसीडर करूंगा, क्योंकि अभी जीरो से मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूं, आप भी जानते हो gx से जीरो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। then there exist two polynomials, similarly यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरह, बस यहाँ पे पॉलिनोमियल आ जाए qx and rx such that px जो होगा, सॉरी fx जो होगा, डिविडेंड जो होगा वो डिवाइजर इनटू कोशेंट के इक्वल होगा, और प्लस साथ में क्या आएगा रिमाइंडर। बट उधर याद करो रिमाइंडर पे कंडीशन था रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन डिवाइजर, है ना, और अगर नेगेटिव होता है तो डिवाइजर का मॉड्यूलस। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अभी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में तो लेस देन ग्रेटर देन का कोई कंपैरिजन नहीं होता है जब तक x का वैल्यू पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए पॉलिनोमियल्स में उनका डिग्री में कंपैरिजन होता है, उनका डिग्री में कंपैरिजन होता है। तो जहां पे कंडीशन होता है कि वेयर rx या तो 0 हो सकता है, और डिग्री ऑफ rx मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ gx मतलब क्या, डिवाइजर। तो डिवाइजर का डिग्री से हमेशा rx का डिग्री छोटा होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। बात समझ में आया, और उसी में ये केस आ जाता है ऑलरेडी rx इक्वल टू 0। तो अगर rx इक्वल टू 0 हो गया तब तो फैक्टर बन जाएगा, देन gx इज अ फैक्टर ऑफ fx,
ये तो एक स्पेशल केस हो गया कि अगर Rx रिमाइंडर 0 आ गया, 0 पॉलिनोमियल अगर हो गया रिमाइंडर, ठीक है ना, 0 पॉलिनोमियल अगर रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो gx एक फैक्टर हो जाएगा fx का। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। अभी मैं इसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं और उसी चीज को हम लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा चीज है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त। ठीक है, चलो यहाँ तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस है, मैं एक साथ सारे क्वेश्चन लिख करके नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा 1 मार्क का ये स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में होता है आपका। नंबर्स के बीच में तो कंपैरिजन होता है इसीलिए लिख देते हो, बट यहाँ पे तो पॉलिनोमियल्स के बीच में कोई एक्सप्रेशन के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा जब तक x का वैल्यू पता नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में आप कंपेयर करेंगे। क्लियर है, तो ये याद रखना, ये डिवीजन एल्गोरिथम हो गया और एंटायर वेटस रिलेशन का पूरा आइडिया मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जम के पूरा चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। चलिए देखते हैं, तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अकॉर्डिंगली, है ना। हमने सारे थ्योरी कवर कर लिए डिटेल में, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके और सॉल्व करेंगे उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला प्रॉब्लम आप देख सकते हो, पहला प्रॉब्लम आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको जीरोस निकालना है इनका और जीरो और कोएफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जीरोस कैसे निकालोगे, है ना। तो फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, मान लीजिए पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, ps इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ps इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 करने के बाद s के लिए सॉल्व कर लो। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करने की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस s माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो s का वैल्यू आएगा, अगेन मैं बोल रहा हूं हाफ मत लिख दीजिएगा, पावर में 2 है मतलब क्या, दो फैक्टर से हाफ आएगा, मतलब हाफ और हाफ आएगा, तो दोनों रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों जीरोस इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप कंक्लूड कर दोगे देयरफॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या फिर पूरा पॉलिनोमियल अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और क्या क्या हो जाएगा, हाफ एंड हाफ। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल आर हाफ एंड हाफ। तो अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हाफ एंड हाफ है तो भी आप एक रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट जो भी होता है उसको वेरीफाई कराना है। नाउ तो वो रिलेशनशिप आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, और सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो यहां पे x की जगह पे s आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस आप करो, नाउ सम ऑफ जीरोस आप कीजिएगा, सम ऑफ जीरोस कितना आया आपका, हाफ प्लस हाफ, जो कि कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। इसी 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है, व्हिच इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज हाफ इनटू हाफ, क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और इसी 1/4 को अपन कैसे लिखेंगे, 1 हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म और 4 हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। एग्जैक्टली पूरा वेरीफाई हो गया। क्लियर है। तो इतना सही आपको लिखना है ना, इतना सही आपको एग्जैक्टली लिखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, 1 मार्क आपको जीरो निकालने में दिया जाएगा और 1 मार्क वेरिफिकेशन में दिया जाएगा। क्लियर है क्या। तो 2 मार्क का प्रॉब्लम है, आपको एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन एग्जाम में लिख करके आना है। बात समझ में आ रहा है। अभी बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो तो मैं करके दे दूंगा, बट लिखने का काम आपका है। हर क्वेश्चन अगर मैं लिखने जाऊंगा तो आप समझ ही रहे हो, पढ़ाने का क्वालिटी गिर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। px is equal to 6x square minus 3 minus 7x। ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो गड़बड़ करके -7 और 6 को मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है, यहां से तो मैं मिडिल टर्म भी कर सकता हूं, मिड टर्म फैक्टराइजेशन। तो -7x को -9x + 2x - 3 लिखूंगा, तो यहां से 3 आ जाएगा।
तो यहाँ से 3x कॉमन आएगा +1 × 2x - 3 मेरे ख्याल से। तो 0 क्या 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 आ जाएगा, -1/3 एक आ जाएगा और दूसरा 3/2 आएगा। अभी अगर मैं सम ऑफ 0 का बात करूं तो ये आ जाएगा -2 + 9 दैट इज 7/6, दैट इज -7/6 और -7 कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट अगर करूं इनका तो क्या आ जाएगा, -½ आ जाएगा, ठीक है ना। -½ को क्या मैं -3/6 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो -3 कौन है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 6 इज योर लीडिंग कोएफिशिएंट। बात समझ में आ रहा है ना। तो एग्जैक्टली इसी प्रकार से चीजों को आपको वेरीफाई करना है और आंसर, फाइनल आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट पार्ट में अगर मैं जाने का प्रयास करूं तो आप देखोगे अगला पार्ट है t² - 15। तो t² - 15 से अगर आप t² - 15 से जीरोस निकालने का बात करोगे तो डायरेक्टली t² - 15 = 0 कर दो। तो आप समझ ही रहे हो कि ये फैक्टराइज किस तरीके से होगा। 15 को परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो √15 होल स्क्वायर लिख दो। तो ये t ± √15 आ जाएगा, ठीक है ना। t का वैल्यू आ जाएगा ± √15। तो एक 0 आ गया √15, दूसरा 0 आ गया -√15। क्लियर है। तो अभी अगर इन दोनों को मैं सम कर देता हूं तो सम ऑफ 0 तो 0 आ जाएगा, है ना। और वही चीज क्या हो जाएगा, 0 को मैं क्या लिख सकता हूं, आराम से मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं। और यहाँ पे 0 क्या है, 0 हो गया आपका माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t²। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे t वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, अगर यहाँ पे t वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, t² + 0 × t + -15। कांस्टेंट का -15 है, t² का कोएफिशिएंट 1 है और t का कोएफिशिएंट 0 होगा। अगर t का कोएफिशिएंट 0 है तभी तो t वाला टर्म वैनिश होगा ना। तो एग्जैक्टली वही चीज आ गया, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t, क्योंकि 0 और -0 का मतलब एक ही है। तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t²। क्लियर है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का जीरोस निकालना है एंड देन अकॉर्डिंगली रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई करवाना है। अभी अगर मैं कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल देता हूं तब तो 0 निकाल सकते हो, बट आप जानते हो कि लीनियर पॉलीनोमियल में वेरदास रिलेशन कुछ होता नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए बातचीत कर रहे हैं। फिर अगर मैं क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलता हूं तो क्यूबिक पॉलीनोमियल में 0 आपको दे करके देगा, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलीनोमियल को 0 आपको दे करके देगा और फिर बोलेगा कि कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन सेटिस्फाई करा के दिखाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, 0 दे करके दिया, 0 आपको निकालने नहीं बोला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का 0 आप निकाल सकते हो फैक्टराइज करके, या फिर अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल सकते हो। बट क्यूबिक का 0 निकालना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर ये फैक्टर्स फॉर्मेट में है तब तो बहुत आसान है, तब तो ना देने से भी होगा। अगर क्यूबिक को ऐसे दे देता है x - 1, मतलब इसका 0 3 - 1 और -1/3 है, अगर इसको x - 3 × x + 1 × x + 1/3 इस फॉर्मेट में दे देता तब तो बहुत आसानी से अपन निकाल देते, कोई इशू नहीं था। बट अगर ये फैक्टराइज फॉर्मेट में नहीं है तो इसको फैक्टराइज करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उस जगह पे आपको हीट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा, या तो आपको रैशनल रूट थ्योरम यूज करना पड़ेगा, या तो आप जो ऑर्डिनरी जनरल क्यूबिक क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे आता है, सिमिलरली क्यूबिक का कार्डिनल सॉल्यूशन आता है जो आपको नहीं पता आज के डेट में। क्लियर है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्यूबिक को फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए आपको क्यूबिक का जीरोस हमेशा दे करके देता है। क्लियर है। एंड सो ऑन, बाई क्वाड्रेटिक ये सब तो आप कर ही नहीं पाओगे। फैक्टराइज हीट एंड ट्रायल से अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, रैशनल रूट थ्योरम भी बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका, ठीक है ना। तो इसीलिए क्यूबिक का या फिर बाई क्वाड्रेटिक अगर आता है तो हमेशा 0 दे करके दे देगा, वही सजेस्टेड रहता है। अगर आपको सोचने में मजबूर करना है उनको तो वो फैक्टर फॉर्मेट में दे सकते हैं। अगर फैक्टर फॉर्मेट भी नहीं दिया, 0 भी नहीं दिया, डायरेक्टली ऐसे दे दिया जनरल फॉर्मेट में, तब तो आपका किस्मत खराब है। आपको रैशनल रूट थ्योरम आना चाहिए, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल से फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं हो रहा है तब तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कार्डिनल सॉल्यूशन से क्यूबिक का फैक्टराइज करना, रूट्स निकालना, या फिर बाई क्वाड्रेटिक को डेस्कार्टिस फैराडेस मेथड, ये सब आपको अभी पता नहीं है तो आप नहीं कर सकते। क्लियर है। तो अभी वही क्वेश्चन आएगा जो फैक्टर्स में क्यूबिक में अगर आया, क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक मतलब 3 डिग्री पॉलीनोमियल ऑनवर्ड्स अगर आया तो जीरोस दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं देता है तो फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में दे देगा वो लोग। क्लियर। क्योंकि आप जानते हो क्या, अदरवाइज अगर नहीं देता है ऐसा तो हीट एंड ट्रायल या रैशनल रूट थ्योरम वगैरह लगाना पड़ेगा, जो काफी डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए, और उसके थ्रू भी जो हो जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर कार्डिनल सॉल्यूशन, फैराडेस मेथड, वो सब कौन करेगा, ये सब आपको पता ही नहीं अभी, है ना। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा कार्डिनल मेथड अगर सॉल्व करना पड़ा तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए।
तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दो जहां पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे करके दिया है। तो भाई अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर दे करके दिया है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? याद है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आंसर देने का कोशिश करें तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ x - 1/4 into x + 1/1 कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है। आप क्या लिखोगे? एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with 1/4 and -1 as its two zeros, as its two zeros is px is equal to क्या हो जाएगा? याद करो मैंने क्या बताया था। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x² minus sum of the zeros into x plus product of the zeros। ठीक है, या तो आप बेसिक से कर सकते हो। अगर ये दोनों जीरो है तो x माइनस दैट और x माइनस -1 क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। और इन दोनों फैक्टर को प्रोडक्ट कर देंगे, दो लीनियर फैक्टर को, तो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। बट यहाँ पे गलती है, मैंने बोला था ये एनसीईआरटी में आपको आंसर मिलेगा, इसको सॉल्व कर दोगे ये एनसीईआरटी में आंसर मिलेगा, बट ये गलत है। सामने क्या आना चाहिए? k आना चाहिए। और समझ में आ रहा है ना? where k is any non-zero real number, where k is any, क्योंकि k अगर जीरो हो गया तब तो लीडिंग कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो मसला हो जाएगा ना भाई, k तो लीडिंग कोएफिशिएंट का ही काम करेगा। any non-zero real number, ये हुआ प्रॉपर एलिगेंट सॉल्यूशन, non-zero real number। बात समझ में आ रहा है ना? अगर k नहीं लगाओगे तो यहाँ पे गड़बड़ है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, सम ऑफ द रूट्स कितना होगा? 1/4 और -1, और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा? -1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके तो वही आता है ना, तो ये कितना आ जाएगा? x², ये -3/4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3/4 into x और -1/4। ठीक है, तो अभी बहुत जगह पे देखोगे आंसर ऐसे भी, अच्छी किताब में कुछ कुछ जगह पे आंसर ऐसे भी देता है, एलसीएम ले लेता है, तो ये 4x² + 3x - 1, और यहाँ पे k/4 जो है ना, उसी k/4 को, k तो एक कांस्टेंट है, तो k/4 एक और नया कांस्टेंट होगा, उसको a लिख देता है। ऐसे भी देख सकते हो आंसर। आपका ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है, ये आंसर भी करेक्ट है। तीनों में से कोई भी एक आंसर दोगे, बस यहाँ पे लिख देना where a is any arbitrary constant, arbitrary constant which is a non-zero real number, which is a non-zero real number, which is a non-zero real number। ठीक है, और कोई पहला वाला लाइन नहीं भी लिखता है, डायरेक्टली x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो से कर लेता है डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके, बट मेरा पर्सनल फीलिंग है कि बेसिक से करना चीजों को ज्यादा बेहतर। एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो तीनों में से कहीं पे भी छोड़ोगे तो फाइनल आंसर आएगा, बट अगर k यहाँ पे सामने नहीं है तो आपका आंसर गलत है, और वो क्यों, वो मैं पहले आपको थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लियर है? तो चलिए, अगर यहाँ पे √2 और 1/3 होता तो कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे √2 और 1/3 आ जाता, आंसर हो जाता k × x² माइनस सम ऑफ द जीरोस कर लो, सम ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा? √2 + 1/3 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा? √2/3 हो जाएगा। ये हो जाता आंसर। ठीक है, और यहाँ से फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज यही रख दो। ठीक है, ये वाला अच्छे से लिख करके आप खत्म कीजिएगा इसको। क्लियर? चलो, अभी आपको नंबर 3 क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे तो सम और अच्छा, ये तो मैंने गलत कर दिया, ये तो मैंने नंबर 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जहाँ पे जीरोस दिया हुआ था, जहाँ पे क्या दिया हुआ था? जीरोस दिया हुआ था। ये तो नंबर 3 का टाइप का सॉल्यूशन हो गया ना, ये तो जीरोस दिया हुआ है ना, यहाँ पे तो सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तब तो इसका आंसर गलत हो गया, मतलब ये एक्स्ट्रा को क्वेश्चन सब लिख दीजिएगा जहां पे सम और प्रोडक्ट ना दे करके दोनों, मान लिया मैंने ये दोनों जो है, ये दोनों दो डिफरेंट जीरो है, बट अगर ये दोनों सम है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर 2 का ओरिजिनल जो 2 वाले 1 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? k ×
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही तो था ना आपका फॉर्मेट। अभी सम और प्रोडक्ट ही दे दिया आपको डायरेक्टली, तो सम और प्रोडक्ट अगर दे दिया तो सम की जगह पे 1/4 आके बैठ जाएगा और प्रोडक्ट की जगह पे -1 आके बैठ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है ना? बट अगर 2 जीरो दिया हुआ रहता है तो कैसे करोगे, ये भी क्लियर है। और अगर सम और प्रोडक्ट डायरेक्टली दिया हुआ रहता है तब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये उसका आंसर हो गया अगर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस दिया हुआ है। ठीक है ना? तो एनी क्वाड्रेटिक, ये तो आप नोट कर ही लीजिएगा, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद एज इट्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, as is sum and product of zeros is, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो भी है ना? और बस यहाँ पे 1/4 लिख दो और यहाँ पे -1 लिख दो, खत्म। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, खत्म। अभी एलसीएम लेना है तो लो, अदरवाइज आप रख सकते हो अपना। क्लियर है? तो मैंने दोनों का कांसेप्ट ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से अकॉर्डिंगली आपको करना है। अगर सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों दिया गया है तो भी कैसे करना है, और अगर सम और प्रोडक्ट ना देकर के दोनों जीरो ही डायरेक्टली दे देता है तो भी कैसे करना है वो भी बता दिया। तो आप प्रॉपर्ली अभी दोनों नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन बना करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर 4, verify that 3 - 1 - 1/3 are zeros of cubic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। ठीक है ना? आपको ये सबसे पहले वेरीफाई करना है कि ये तीनों जो दिया गया है, देखो क्यूबिक का क्वेश्चन है तो जीरो दे करके दे रहा है, अगर जीरो नहीं दिया तो फैक्टर्स फॉर्मेट में दे के दिया, अब चिंता मत करो, आपको जीरोस निकालने नहीं होंगे, आपको वेरीफाई कराना है कि ये तीनों के तीनों इस पॉलिनोमियल का 3 जीरो है, और फिर रिलेशन भी निकालना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। क्लियर है? तो आप सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखो। पॉलिनोमियल आपके पास क्या दिया गया है, वी हैव px क्या है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपका पॉलिनोमियल है ना? हियर सबसे पहले आप क्या निकालोगे, p(3) निकालो, p(3) निकालो तो देखोगे ये जीरो आ गया आराम से। ठीक है ना? 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, तो 36 और 45 81 गया, जीरो आ गया। सिमिलरली आप p ऑफ -1 कैलकुलेट कीजिए तो वो भी जीरो आ जाएगा, मेरे ख्याल से। फिर लास्ट में आप p ऑफ 1 - 1/3 कैलकुलेट अगर करेंगे तो वो भी आप कैलकुलेट कीजिएगा, जीरो मिलेगा आपको कंफर्म। ठीक है? क्योंकि प्रूफ करने बोला है ना, तो आएगा ही आएगा, तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, जीरो मिलेगा। ठीक है? तो अभी आप क्या कमेंट करोगे कि एज p(3), p ऑफ -1 और p ऑफ -1/3 ये सारे के सारे जीरो आ गया, सो मैं क्या कमेंट कर पाऊंगा, सो x इज इक्वल टू 3 - 1 and -1/3 are zeros of cubic polynomial, px is equal to 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3। इस पॉलिनोमियल का ये जीरो हो गया। बात समझ में आ रहा है ना आपको? अभी आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ठीक है? नाउ क्या क्या रिलेशनशिप था क्यूबिक में, याद करो। सम ऑफ द जीरोस था, सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम था, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था। तो नाउ सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस 3 - 1 - 1/3। इन तीनों को अगर सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा आपके पास। या फिर अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो तो 3 + -1 + -1/3 ऐसे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका लगभग 9 - 3 - 1, तो 5/3 आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इस 5/3 को मैं माइनस माइनस लगा के लिख सकता हूँ। और माइनस लगाना मतलब क्या कि ये कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ है। आया? चलो फिर आप करोगे सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम मतलब क्या 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3, तो ये कितना आ जाएगा -3 + 1 -1, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है ना? और इसी -3 को अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे तो +11 आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा अल्फा बीटा दैट इज 3 - 1 फिर -1 -1/3। अच्छा तो ये -1/3 + 1/3 होगा ना। हाँ तो ये कितना आ जाएगा -9 + 1 -3, तो -11/3 बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस नहीं -11 ही तो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। बात समझ में आ रहा है? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा 3 × -1 × -1/3, तो ये 1 आ जाएगा। और इसी 1 को मैं -3/3 लिख सकता हूं। तो इसका मतलब -3 क्या है कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय 3 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x³। तो वही था, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, है ना। नीचे तो कोफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज लीडिंग कोफिशिएंट आएगा और ऊपर कोफिशिएंट ऑफ x² फिर कोफिशिएंट ऑफ x फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना? हेंस the relationship between zeros and coefficient of polynomial px are verified, ठीक है। तो इस जगह तक अगर लिख दोगे तो कंप्लीट 3 मार्क आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये पूरा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और यहां तक ये आपको प्रॉपर्ली करना था। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। अब प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके, है ना भाई, प्रॉपर्ली आप नोट कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाँ नंबर 5 नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर 5 नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नंबर 5 करते हैं। बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल को एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड करके क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालना है और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। मतलब ये डिवीजन एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ। 1 px = 2x⁴ minus 5x⁴ plus 7x³ plus 4x² minus 10x plus 11 is divided by gx = x³ plus 2. Then by long division we have डैश दे करके आप स्टार्ट करो अपना लॉन्ग डिवीजन। x³ plus 2 से किसको डिवाइड करना है 2x⁵ minus 5x⁴ plus 7x³ plus 4x² minus 10x plus 11, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस दोस्त आपके एनसीईआरटी के ही हैं, हाँ याद रखिएगा। चलो तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको सबसे पहले आप 2x² लिखोगे क्योंकि 2x² और x³ मिलकर 2x⁵ आएगा। फिर यहाँ पे 4x² आ जाएगा, सॉरी 4x² तो यहाँ पे आएगा,
ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट अगर करूंगा तो यहाँ पे -5x⁴ तो रहेगा, प्लस 7x³ प्लस ये 0 हो जाएगा -10x प्लस 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दोगे आप, -5x दोगे ऑब्वियसली, ताकि ये -5x × x³ होके -5x⁴ हो जाए, और यहाँ से -10x, तो ये -10x आप यहाँ पे भी दे सकते हो। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दो टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा। अभी ऑब्वियसली यहाँ पे 7 है तो आप यहाँ पे 7 लगाओगे, तो 7x³ प्लस ये 14 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर कोशेंट क्या मिला आपको, qx क्या मिला, 2x² - 5x + 7, एंड रिमाइंडर जो मिला वो क्या मिला, rx - 3 है। वेयर डिवीजन एल्गोरिथम वैलिड हो रहा है, कैसे वैलिड हो रहा है कि रिमाइंडर ऑफ rx, डिग्री ऑफ rx जो है वो क्लियरली आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ gx से छोटा है। डिग्री ऑफ gx 3 है, डिग्री ऑफ rx 0 है, तो 0 इससे छोटा है। वही था डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया है ना। अभी मेरे को क्या प्रूफ करना है, अभी मेरे को ये प्रूफ करना है कि px = क्या वेरीफाई करना है, जी एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम बोला है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। तो क्या प्रूफ करना है आपको, px = gx × qx + rx प्रूफ करना है। क्लियर है ना। नाउ आप सॉल्व करो, gx × qx + rx = कितना आएगा, gx कितना है भाई, gx है x³ + 2, qx कितना है, qx से आपका किधर गया 2x² - 5x + 7, ठीक है, और प्लस rx है -3। तो इसको आप फाइनली सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 2x⁵ - 5x⁴ + 7x³ + 4x² - 10x + 11, दैट इज px, ठीक है ना। उसके बाद मेरा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे जगह चुरा करके लिख रहा हूँ। देयरफॉर आप क्या लिख दोगे कि px = gx × qx + rx, where degree of rx is less than degree of gx, hence division algorithm is verified, hence division algorithm is verified, hence division algorithm is verified। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, hence division algorithm is verified, क्लियर है। तो इसी चीज को आपको वेरीफाई करना था। पहले तो आपको डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगा करके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना था, और जैसे ही कोशेंट और रिमाइंडर आपको मिल जाता है, आपको क्या निकालना था, यहाँ से सॉल्व करके अकॉर्डिंगली वो सारे कहानी निकालना था, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना था, जो हमने कर लिया ऑलरेडी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते चलिए ध्यान से। अगला प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करते चलिए। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका नंबर 6, चेक वेदर x² + 3x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। आपको फैक्टर है या नहीं वो चीज चेक करने को बोला है, तो अब क्या करोगे, सिंपल सा चीज, आप इस चीज से इसको डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करके अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। बड़ा आसान सा लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आप लिख सकते हो जो भी है यार, लिख दीजिएगा स्टार्टिंग वाला चीज, है ना। व्हेन px इज, नाम लिख दीजिएगा, px = this is divided by gx = x² + 3x + 1, then by long division we have, आप इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दीजिए। तरीका बड़ा सिंपल है ना, मैं बार बार एक ही क्वेश्चन को करना मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2, अभी अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा अकॉर्डिंगली लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में। फिर यहाँ पे अगर आपका रिमाइंडर 0 आया तो आप क्या लिखोगे, एज रिमाइंडर rx = 0, सो therefore px मतलब ये वाला पॉलिनोमियल, पहले तो ये लिखोगे, अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया तो आपको कैसे कंक्लूजन करना है, ये पार्ट तो आप कर ही लोगे, कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ।
एज रिमाइंडर rx इज इक्वल टू 0, ठीक है, therefore 3x to the power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2 is equal to x square plus 3x plus 1 into something कोई पॉलिनोमियल लिखोगे, ठीक है, where qx is equal to this is the quotient, this is the quotient, ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे एग्जैक्टली आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, तो ये चीज आपको मिल गया, प्लस rx में तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि rx 0 है, that is px is equal to gx into qx and hence अब कमेंट कर दोगे gx is equal to this is a factor of px is equal to जो भी आपका पॉलिनोमियल था कमेंट कर दोगे, तो इस तरीके से आंसर देना है आपको। और अगर यहाँ पे नॉन जीरो आया, क्योंकि चेक करने बोला है ना, मेरे को पता नहीं फैक्टर होगा या नहीं होगा, और अगर यहाँ पे नॉन जीरो आया तो आप क्या लिखोगे, एज रिमाइंडर rx नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस इनटू क्वोशिएंट प्लस जो भी रिमाइंडर आएगा वो हो जाएगा, क्योंकि अभी तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा ना, दैट इज px इज इक्वल टू qx gx इनटू qx प्लस rx हो जाएगा, है ना, एंड हेंस gx इज इक्वल टू दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा, दोनों प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो बिल्कुल ये फैक्टर हो जाएगा, अगर आप चाहते हो कि नोट दे करके फैक्टर नहीं होगा तब कैसे लिखना है वो भी आप लिख करके रख सकते हो, या फिर अगर आपको समझ में आता है तब आप छोड़ सकते हो, आराम से आप क्लियरली कर लोगे, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, नंबर 7, obtain all other zeros of this if two of its zeros are this and that, मतलब क्या कि इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सारे जीरो आपको निकालने बोला है जहां पे सिर्फ 2 जीरो आपको दिया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये और ये एक जीरो दिया हुआ है, अगर ये और ये एक जीरो दिया हुआ है, समझ आ बात को, ठीक है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि यहां से x माइनस दिस और x माइनस दैट एक फैक्टर होगा, ठीक है, अगर x माइनस दिस और x माइनस दैट एक फैक्टर होता है तो उन दोनों को प्रोडक्ट करके मैं एक फैक्टर निकाल सकता हूं। मैं जानता हूं कि k लगाना पड़ेगा, बट मान लो ना मैंने k का वैल्यू 1 मान लिया, अगर k का वैल्यू 1 मान लिया तब भी तो वो उसका ही फैक्टर होगा, तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर से उसको फिर मैं डिवाइड करके एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाल दूंगा। अगर ये फैक्टर है तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 आएगा, तो क्वोशिएंट जो होगा वो एक और फैक्टर हो जाएगा, और फिर वो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्वोशिएंट तो एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो वो वाला एक और क्वाड्रेटिक आ जाएगा, और अगर वो वाला एक और क्वाड्रेटिक आ गया तो काम वहीं पे हो जाएगा ना दोस्त। क्यों, आप सोचो ना एक बार, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर क्वोशिएंट मिल गया तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर से आप रिमेनिंग जीरोस बहुत ही आसानी से निकाल दोगे, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं करके दे रहा हूं प्रॉपर्ली, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको करते हैं, क्लियर है। चलो, अरे यार क्या यार, इस क्वेश्चन को भी रेस कर दिया, पॉलिनोमियल भूल गया क्या था, चलिए देख लेते किताब से। 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, ठीक है। तो नंबर 7 आप पहले लिख लीजिएगा, ये क्या होगा, कंसीडरिंग px मान लेते हैं 3x to the power 4, फिर क्या था क्वेश्चन, प्लस 6x cube minus 2x square प्लस 6x cube minus 2x square प्लस 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 minus 10x minus 5, 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, ठीक है। B any biquadratic polynomial, B any biquadratic polynomial
be any biquadratic polynomial where root 5 by 3 and minus root 5 by 3 are its two zeros, are its two zeros। बात समझ में आया? अगर ये दोनों इसका दो जीरो होता है तो कंफर्म है, गारंटेड है ना कि x माइनस रूट 5 बाई 3 और x माइनस माइनस ऑफ रूट 5 बाई 3 दैट इज x प्लस रूट 5 बाई 3 आर टू factors of px by factor theorem, ये आप कमेंट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अगर ये दोनों फैक्टर हो जाता है, ठीक है, तो मैं एक और नया फैक्टर बना सकता हूं ना, इन दोनों को प्रोडक्ट करके लीडिंग कोएफिशिएंट में कौन कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है ना। देयरफॉर दिस इनटू x plus root 5 by 3 is a factor of px, is a factor of px। एक मिनट पॉज लेके बना रहा हूं वापस, तो मेरा एक अर्जेंट काम मेरे को याद आ गया, तो अकॉर्डिंगली मैं पॉज लेके थोड़ा सा कर लिया हूं। तो आप देखो यहां तक मैंने कराया था, तो ये एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज gx is equal to, ये कितना आ जाएगा, a plus b into a minus b, that is x square minus root 5 by 3 whole square minus 5 by 3 हो जाएगा, is a factor of px, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, एक फैक्टर आपको मिल गया, अभी आप इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके एक और फैक्टर निकाल दोगे, ठीक है ना। तो लेट अस नाउ डिवाइड है ना px by gx, ठीक है। तो px को अभी gx से आप डिवाइड कीजिए, तो कितना मिलेगा आपको, देखो gx कितना है, x स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 है, इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे उसको px को, दैट इज 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस चीज से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। और थोड़ा आसान करने के लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, gx को आप ऐसे भी कर सकते थे, एलसीएम अगर ले लेते हो तो 1/3 into 3x square minus 5 हो जाता है, ठीक है ना, इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, दैट इज 3x square। अगर ये पूरा एक फैक्टर है तो 1/3 को अगर मैं छोड़ दूंगा तो रिमेनिंग पार्ट भी तो एक फैक्टर ही होगा ना, is a factor of px। अभी आप लिख सकते हो, let us now divide px by 3x square minus 5। चलो अभी 3x square minus 5 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कहानी क्या है। x square minus 5 by 3 से अगर डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इसीलिए अभी आप 3x square minus 5 से डिवाइड कर रहे हो, एक ही बात है, इसको सिंपलीफाई कर दिया। अगर ये पूरा फैक्टर है, अगर 5 into 3 किसी का फैक्टर है तो 5 भी तो फैक्टर ही होगा ना, क्लियर है। तो इससे अभी अगर डिवाइड करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, ये 3x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर आएगा। अगर मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्त, 6x क्यूब आएगा, माइनस 2 और प्लस 5 मिलके प्लस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस 10x माइनस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 2x, तो ये आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 10x। अभी अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली अभी 1 लिखने से ही काम हो जाएगा। देखो फैक्टर है जो, इसका प्रूफ हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एज रिमाइंडर rx is equal to 0, therefore px जो पॉलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, वो डेफिनेटली किस फॉर्मेट में एक्सप्रेस होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट में आराम से एक्सप्रेस हो सकता है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5 into x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका तो दो जीरो आपको पता चल गया, √5/3 और -√5/3, इसका मदद से ही तो आपने ये निकाले ना।
तो इससे तो सॉल्व नहीं करोगे, इससे आप रिमेनिंग जीरोस निकाल दो तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको तो मैं परफेक्ट स्क्वायर में ही लिख सकता हूं, x + 1 होल स्क्वायर। ठीक है? तो एज द अदर फैक्टर of px is x + 1 whole square whose zeros are अभी इसका जीरो क्या होगा, -1 and -1 होगा। So the zeros of polynomial px are क्या हो जाएगा, √5/3 पहले दिया हुआ था, -√5/3 एक और था, और आपने जो दो निकाले वो क्या है, 1 और -1। मतलब अदर जीरोस जो निकालने बोला था वो क्या हो गया, 1 और -1। तो आपने क्या किया, कांसेप्ट आपका वही था कि दो जीरो दिया हुआ था, उन दोनों जीरो के मदद से आपने एक फैक्टर निकाले। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर निकाले। लीडिंग कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि k इनटू समथिंग अगर किसी का कोई फैक्टर है तो वो समथिंग वाला पार्ट भी उसका फैक्टर होगा और k भी उसका फैक्टर होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो समथिंग वाला पार्ट इसका फैक्टर है, बात समझ में आ रहा है ना? समथिंग वाला पार्ट इसका फैक्टर है, तो समथिंग वाला पार्ट अगर फैक्टर है तो समथिंग वाले पार्ट से उसको डिवाइड कर दिया तो एक और समथिंग मिल गया। ठीक है ना? तो उस समथिंग से बाकी दो जीरोस मिल गया मेरे को। ठीक है, ये वाला समथिंग का दो जीरो तो दिया हुआ था, उसी से ये वाला समथिंग आया था, और ये वाले समथिंग आपने लॉन्ग डिवीजन से निकाले, क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो आएगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, लॉन्ग डिवीजन एंड्स होगा। तो यहाँ पे एक और क्वोशिएंट आपको मिल गया, जो एक और फैक्टर है इसका, इस px का एक और फैक्टर है, तो उससे आपको और दो जीरोस मिल गए, तो चारों के चारों जीरोस आ गया, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका टोटल नंबर ऑफ जीरोस 4 होगा। और खुशकिस्मत से ये चारों के चारों जीरोस क्या आ गया, रियल आ गया यहाँ पे। बट जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा होगा, चारों के चारों रियल भी हो सकता है। दो रियल तो दिया हुआ था तो बता सकते थे ये दो तो रियल आएगा, अभी दो रियल के साथ दो इमेजिनरी भी हो सकता है, चारों के चारों रियल भी हो सकता है, चारों के चारों इमेजिनरी भी हो सकता है, क्योंकि इमेजिनरी हमेशा पेयर में आता है, बताया था हमने। क्लियर है क्या? तो ये हो गया एग्जैक्ट एंटायर प्रोसीजर। अब इसी प्रॉब्लम को बहुत लोग इस तरीके से ना करके, फैक्टर थ्योरम का कांसेप्ट यूज ना करके दूसरे तरीके से भी करते हैं। तो ये मेथड वाला क्लिक करके रख दीजिएगा, है ना? जो अच्छे क्वेश्चंस में आपको काम आएगा, जरूर इससे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं, है ना? इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप बिना फैक्टर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम, एक तो है डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से आप करो, अदरवाइज आप इसको वेयरथास रिलेशन यूज करके सॉल्व करो प्रॉपर्ली। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है, आप जो चाहते हो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे दो जीरो दिया हुआ था, लेट अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px be अल्फा एंड बीटा। अदर जीरोस अगर अल्फा और बीटा है तो अभी आप क्या करोगे, नाउ सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी सम ऑफ जीरोस क्या, सम ऑफ जीरोस तो 4 होगा, यहाँ पे तो और दो जीरो है ना, √5/3 और -√5/3, दो आपने कंसीडर किए और दो दिया हुआ था, तो सबका समेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या था, पहले तो माइनस से ही स्टार्ट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x³ बाई कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। ठीक है, तो यहां से क्लियरली ये दोनों का समेशन तो 0 आ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -2। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम वगैरह करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा आ जाता है, तो डायरेक्टली आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का ही सहायता ले लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू √5/3 और दूसरा -√5/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, माइनस के बाद प्लस फिर माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x⁴। तो कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे, -5 है डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा, देखो अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों का प्रोडक्ट तो -5/3 और इधर आ रहा है +5/3, तो अगर 5/3 कैंसिल कर दोगे तो अल्फा बीटा -1 आएगा। तो ये दो इक्वेशन मिला। ठीक है, तो अभी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, सॉल्व कर दो दोनों को तो अल्फा बीटा मिल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव,
ठीक है, यहाँ से अल्फा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा अगर पता चल गया तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हो, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है भाई, -5 है ना, कांस्टेंट टर्म -5 है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे तो माइनस के बाद फिर सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम भी आएगा, तो ये प्लस होगा, हाँ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ये +1 आ जाएगा, एक मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि सम ऑफ द जीरोस पता चल गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता चल गया, जो क्वाड्रेटिक जीरो होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो वो x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका 2 जीरो निकाल दो। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते, स्मार्ट अप्रोच लगाना नहीं चाहते, तो सॉल्व कर, कोई दिक्कत नहीं। बीटा का वैल्यू यहाँ से 1/अल्फा लिख दो, यहाँ से बीटा का वैल्यू 1/अल्फा निकाल के उस जगह पे पुट कर दो, तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 आ जाएगा, एलसीएम लेकर के देख लीजिए, तो यहाँ से अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से -1, तो फ्रॉम 2 आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, बीटा का वैल्यू भी 1/अल्फा दैट इज 1/-1 इज -1, therefore other two zeros of px are क्या हो जाएगा, -1 एंड -1, ठीक है, रिमेनिंग 2 जीरोस जो होगा वो क्या होगा, दोनों के दोनों ही -1 होगा। बात समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से हम चीजों को सॉल्व करते हैं, दो अप्रोच है, आप या तो वेतास रिलेशन से करो इस प्रॉब्लम को, या तो डिवीजन एल्गोरिथम से करो, वो आपका चॉइस है ना, दोनों अप्रोच मैं आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखिएगा, नंबर 8, नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना भाई, नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है। नंबर 8 में बोला जा रहा है आपको कि ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल gx, quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, then find gx। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करूं, अगर इस पॉलिनोमियल को मैंने gx से डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो आएगा वो क्या होगा, x minus 2 और minus 2x plus 4 होगा, तो आपको gx निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्टली डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, आप समझ ही होंगे पढ़ के, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, when px is equal to x cube minus 3x square plus x plus 2 is divided by gx, we have quotient and remainder, we have नहीं get होगा, we get quotient and remainder as quotient क्या होगा, qx is equal to क्या बोला है, x minus 2 आपका quotient है, और remainder rx क्या हो जाएगा, minus 2x plus 4, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ध्यान से सुनिएगा, अभी यहाँ पे मैं एक लॉजिक देता हूं कि as degree of rx is always less than degree of gx and degree of rx का डिग्री कितना है, 1 है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर gx का बात करूं तो gx का डिग्री कम से कम 2 होना चाहिए, सो gx so degree of gx must be greater than or equal to 2। ये तो समझ आ रहा है, यहाँ से डिवीजन एल्गोरिथम का इस कंसेप्ट से ये समझ आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो अभी आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा दीजिए, बाय डिवीजन एल्गोरिथम आप क्या कमेंट कर सकते हो, वी हैव px is equal to gx into qx plus rx, ठीक है। तो आपको gx निकालना है ना, तो निकाल लीजिएगा, आप gx into qx कर लीजिए, और वो हो जाएगा px minus rx। तो यहां से gx क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा px minus rx
px माइनस rx डिवाइडेड बाई qx। तो px कितना आएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस rx कितना आएगा माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई qx कितना होगा x माइनस 2। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x मिलके 3x हो गया और 2 माइनस 4 होकर के माइनस 2 हो गया। तो अभी आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन से, तब जाके gx मिलेगा। नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन नाउ डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 by x minus 2 with the help of long division, डिवाइड करके देख लो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर ये मतलब कैंसिल नहीं कर रहा, फैक्टर नहीं हो रहा है, तब तो क्वेश्चन मिस्टेक होगा। ठीक है, gx आप निकाल नहीं सकते हो। ऑब्वियसली रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आना ही पड़ेगा, देख के समझ आता है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अभी यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, लॉन्ग डिवीजन तो आता ही होगा, ये x माइनस 2 है तो प्लस 1 लिखोगे x माइनस 2। Therefore इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 implies x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का वैल्यू कितना आ गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। हेंस gx जो होगा, यही तो है ना gx क्या होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? क्लियर है? सारे के सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, नीचे वाले 7 ऑनवर्ड्स, ऊपर वाला भी था 4 से ही था। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आप डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके सारे पॉलिनोमियल निकाल करके रख सकते हो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, इसको प्रॉपर्ली नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 9 में जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 9 पर अगर मैं ध्यान से देखूं 9 में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे 9 पे मिल रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px gx qx rx which satisfy the following conditions, which satisfy the following conditions। क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? डिग्री ऑफ px। यहाँ पे अलग अलग 3 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग 3 क्वेश्चन। ऐसा आपको एग्जांपल देना है px, मतलब चारों टर्म का ऐसा चारों पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है जहां पे px और qx का डिग्री सेम हो। तो देख भाई लॉजिक यहाँ पे है कि px और qx का अगर डिग्री सेम है, मतलब क्या, जिस पॉलिनोमियल को मैं जिससे डिवाइड कर रहा हूँ तो क्वोशिएंट भी वही पॉलिनोमियल एग्जैक्टली आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब उसी डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है। तो मान लेता हूँ चलो px कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लो px जो है वो कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। px कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर px कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिग्री ऑफ px 3 है, तो अगर क्वोशिएंट का डिग्री भी 3 चाहिए तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि डेफिनेटली भाई ये तो होना ही पड़ेगा कि अगर मैं इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखोगे? x स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। अभी अगर आप इसको qx से डिवाइड करना qx अगर आपको क्यूबिक चाहिए, क्योंकि qx और px का डिग्री सेम चाहिए, तो अगर qx आपको क्यूबिक चाहिए तो डेफिनेटली जिस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा वो कांस्टेंट होना पड़ेगा। सोच के देख लो, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? सोच के देख लो वो क्या होना पड़ेगा आपका, एग्जैक्टली एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए मान लो यहाँ पे भी मैं 2 लगा देता हूँ, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना रख करके 2 रख देता तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो अभी gx मैंने मान लिया, मान लो सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 2। ठीक है, तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दिया तो देखोगे क्वोशिएंट भी क्यूबिक आएगा। बट अगर आप यहाँ पे लीनियर या क्वाड्रेटिक, अगर यहाँ पे लीनियर लेते हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लेते हो तो यहाँ पे लीनियर आएगा। ठीक है ना, ये तो आप समझ ही रहे हो। अगर यहाँ पे कांस्टेंट लेने के बाद यहाँ पे क्यूबिक आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे लीनियर लेने के बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? 2x क्यूब आएगा, बच कितना रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे?
अभी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ रहा है, ठीक है ना भाई। तो अभी यहाँ पे मसला हो जाएगा यार, ठीक है ना, तो अपन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, यही प्रॉब्लम है ना, अपन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, यही मसला हो जाएगा कि एक्स क्यूब अगर ले रहे हैं हम लोग तो 2x क्यूब, तो 2x क्यूब दे रहा है 2x स्क्वायर, तो प्रॉब्लम कर जाएगा। ठीक है भाई, यही मुद्दा है। तो बेटर है कि मैं यहाँ पे x स्क्वायर ना लेकर के क्या लेता हूँ, ऐसा चीज लेता हूँ जो इसके इक्वल आएगा। अगर मेरे को यहाँ पे 3x स्क्वायर लाना है तो मैं यहाँ पे 3/2x स्क्वायर लूंगा, तो यहाँ पे मेरे को 3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट जब करूंगा सिर्फ 2x प्लस 1 बचेगा। अभी अगर मेरे को 2x यहाँ पे लेकर के आना है तो यहाँ पे x लेना पड़ेगा, तो 2x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। आपका बस कंडीशन था कि px और qx का डिग्री सेम होना चाहिए। देखो qx का डिग्री भी 3 है और px का डिग्री भी 3 है, तो देयरफॉर px जो है आपका दैट इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो किसके इक्वल आ गया, वो कोशेंट इनटू डिवाइजर, कोशेंट इनटू डिवाइजर, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ गया। तो एग्जैक्टली देखो ये इसी फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली आपका पूरा आंसर मैच हो रहा है। बात समझ में आया, ठीक है। वेयर डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx एंड qx इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3/2x स्क्वायर प्लस x, gx इज इक्वल टू 2 और rx कितना आया 1 आया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अभी आप बोलोगे सर डिग्री ऑफ rx तो डिग्री ऑफ gx से हमेशा छोटा होना चाहिए था, हाँ छोटा तो होना चाहिए था, बिल्कुल सही है, बट अभी तो दोनों का डिग्री सेम हो गया। बट सेम अगर हुआ तो कब होगा, जब दोनों ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे तो इक्वालिटी था ना। अगर डिवाइजर का डिग्री 0 है तो रिमाइंडर का डिग्री भी 0 हो सकता है, कोई इशू नहीं। बट अगर डिवाइजर का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर 1 कभी नहीं हो सकता है, रिमाइंडर 0 होगा। अगर डिवाइजर का डिग्री 2 है तो रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, डिग्री का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से एक कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन अगर सोचने का बात करें तो। बट बच्चा लोग स्कूल वगैरह में क्या करता है, आंसर देख करके डायरेक्टली कर लेता है, जो कि क्राइम है, गलत बात है ना। ऐसे सोच के आपको करना चाहिए। मैं और भी क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन कर सकता हूँ ऐसे सोचने वाला क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं डिग्री ऑफ rx और डिग्री ऑफ qx सेम चाहिए, तो आप सोचो, अभी इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ rx मतलब इधर वाला और इधर वाला डिग्री आपको सेम चाहिए, ठीक है ना। तो आपका डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx, यही तो कहता है ना। अभी अगर मैं बोलूं qx और rx का डिग्री आपको सेम चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली gx और px का डिग्री भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। सोच के देखो, अगर मैं इसको भी लीनियर लगता हूँ और मान लो ये क्यूबिक है, तो नहीं सेम होना जरूरी नहीं, ठीक है ना, सेम होना जरूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी कांस्टेंट यहाँ पे भी कांस्टेंट रखता हूँ तो gx को क्यूबिक, अगर px क्यूबिक है gx को भी क्यूबिक होना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे लीनियर रखता हूँ, ठीक है ना, तो लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक चाहिए क्यूबिक होने के लिए, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ gx और डिग्री ऑफ px में कमेंट नहीं कर सकता, बट एग्जांपल तो ऐसे दे सकते हैं ना, एग्जांपल तो दे सकते हैं। मान लो qx को मैंने मान लिया 3, तो rx अपना आप निकल जाएगा, px मान लो क्या, px मान लो x क्यूब प्लस थ्राइस x प्लस 2, है ना, और gx मान लो, gx क्या मान लो, अगर qx को 3 ना मान के लीनियर पॉलिनोमियल मान लेते, चलो 2x प्लस 1, ठीक है ना, और gx को मान लेते क्वाड्रेटिक, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 चिपका दो, बेहतर होगा, ठीक है ना। तो देखो अभी ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया, है ना, तो ये लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक और ये क्यूबिक आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो रिमाइंडर जो है वो आप ऐसे निकाल दोगे, px माइनस qx इनटू gx जो है वही तो rx के इक्वल होगा ना। तो ये तीनों एज्यूम करके फिर आप रिमाइंडर निकाल दोगे, और ऑब्वियसली कंफर्म है कि रिमाइंडर जो है वो भी लीनियर ही आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से। देख लो आप 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 और सब्ट्रैक्ट कर दो 2x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा, ये 2x क्यूब हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, दैट इज ये कितना हो गया 2x क्यूब, फिर
-3x² -3x -1। अरे भाई ये कैंसिल, ये और अच्छा 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 यहाँ पे ये और ये कैंसिल होना चाहिए था, इसको बचना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, इसको 3x² कर देते तो ये 3x² हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो 3x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 3x - 1 क्या बचेगा? -3x + 1 बच जाएगा। तो देखो रिमाइंडर क्या आया? -3x + 1 आया रिमाइंडर। और क्वेश्चन इक्वल नहीं होना चाहिए, इनका डिग्री इक्वल होना चाहिए और बिल्कुल डिग्री इक्वल है। तो ऐसे सोच सोच के आपको एग्जांपल्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर है ना? तो px मैंने ये मान लिया, qx ये मान लिया, gx ये मान लिया और रिमाइंडर ये। तो ये चारों जो है वो बिल्कुल आपका गिवन कंडीशन को सैटिस्फाई कर देगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से सोच सोच के एग्जांपल्स आपको बनाने पड़ेंगे, खुद से आपको एग्जांपल देना है। तो ऐसे सोचना प्रॉपर्ली, ये भी बहुत अच्छी बात है। डिवीजन एल्गोरिथम का पूरा एग्जांपल एप्लीकेशन समझ आता है। और थर्ड वाला तो खुद से कर दोगे, rx का डिग्री 0 चाहिए, मतलब rx का डिग्री 0 वाला कोई भी आप एग्जांपल सेट कर लो अपने मन से। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये आप अकॉर्डिंगली खुद से कर लीजिएगा। ठीक है? rx का डिग्री 0 वाला कोई भी एग्जांपल आप सेट कर लीजिए अपने मन से। ठीक है ना? बस rx का डिग्री 0 मतलब कि rx को कांस्टेंट मान लीजिए, px आप px मान लो आपके पास यही है। ठीक है ना? अभी rx को आप कांस्टेंट एज्यूम कर लीजिए और gx को एज्यूम कर लीजिए और फिर इसे इसी तरीके से सॉल्व करके qx निकाल लीजिए, क्योंकि अभी तो डिग्री वगैरह में कोई रिलेशन नहीं है, बस rx का डिग्री 0 होना चाहिए। अभी qx कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सबसे आसान हो गया। px यही रहने दो, gx यही रहने दो, rx को 3 मान लो, है ना? और फिर px माइनस rx डिवाइडेड बाय gx करके qx निकाल दो, मतलब कोई भी तीन एज्यूम करके एक और निकाल दो। ठीक है ना? सच दैट आपका कंडीशन जो है वो फॉलो होना चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है? तो और अगर मैं कोई क्वेश्चंस कराने के बारे में सोचूं, यहाँ पे अगर देखो प्रॉपर्ली, तो 5 के बाद 6 में वन ऑफ द 0 दिया गया है 1, तो अदर 0 निकालना है। तो अदर 0 आप ऑलरेडी जानते हो, अल्फा बीटा मान लोगे, अल्फा बीटा मान के सॉल्व करके निकाल दोगे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट की मदद से। फिर 2 0 दिया हुआ है, यहाँ पे अदर 0 निकालना है। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। ठीक है? मैंने जो क्वेश्चन कराया था नंबर 7 में वो क्या था? 2 0 दिया हुआ था और बाकी सारे जीरोस आपको निकालना था। ठीक है ना? 2 जीरोस दिया हुआ था, बाकी सारे जीरोस निकालना था। तो आपने फैक्टर थ्योरम में भी किए और डिवीजन एल्गोरिथम से भी किए, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम फैक्टर थ्योरम यूज करके भी किए और रिलेशनशिप यूज करके भी किया। क्लियर है ना? तो यहाँ पे भी अगर मैं कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल देता हूँ आपको, बाई क्वाड्रेटिक, पहले बार 7 वाले में तो बाई क्वाड्रेटिक था, अगर मैं क्यूबिक देता हूँ उसका एक 0 देता हूँ, तो एक 0 अगर है तो फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर मिल जाए, उससे इसको डिवाइड कर दोगे तो एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा, उसका 2 0 निकाल देना। या तो अगर आप वेयरतास रिलेशन यूज करना चाहते हो तो आप एक 0 तो आपको पता है, बाकी दोनों जीरोस निकाल देना। क्लियर है? तो ये 6 का रोमन 1 जो है एनसीईआरटी 2.3 का, उसको आप खुद से बहुत अच्छे से कीजिएगा, दोनों मेथड से कीजिएगा, मैं चेक कर रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं। और 7 में ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस द रिमाइंडर इज फाउंड एज -15, क्वोशिएंट निकालना है। ठीक है? मतलब डिवाइजर दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, क्वोशिएंट निकालना, ये तो कर दोगे। फिर अगले वाले पे डिवाइजर दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, अगला वाला पॉलिनोमियल निकालना। ये सब तो बहुत आसान है ना, देखो दोस्तों। ठीक है? अगर आपका इन इस जगह पे कितना फैक्टर है? 4 फैक्टर है, px gx qx rx। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी 3 आपको दे देगा और रिमेनिंग 1 निकालने को बोलेगा, तो वो तो आपको बोला गया है ऑलरेडी। अगर px gx qx दे देता है तो आप rx क्या करोगे? px gx qx करके निकाल दोगे डिवीजन एल्गोरिथम से। बस ध्यान रहे कि rx का डिग्री gx का डिग्री से छोटा होना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड होगा। और अगर rx का डिग्री gx का डिग्री के इक्वल होता है तो कब इक्वल हो पाएगा? जब दोनों कांस्टेंट होगा। समझना, इस बात को याद रखना, ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज है, इसको मिस्टेक मत करना। सिमिलरली मान लो gx qx rx दिया हुआ है तो px निकालना है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दोगे, px आ जाएगा। सिमिलरली मान लो px rx और इन दोनों में से कोई भी एक दिया हुआ है, मान लो px दिया हुआ है, gx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, तो qx कैसे निकालेंगे? थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था नंबर 8, सेम क्वेश्चन। तो px rx डिवाइडेड बाय gx करके आप अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है px आसानी से, तो क्या करोगे? आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके qx का वैल्यू निकाल दोगे। तो ये सब बहुत ही आसान है मेरे ख्याल से, है ना? ये प्रॉब्लम भी मैंने सारे कैटेगरी जितने भी कांसेप्ट्स थे आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने लायक, मैंने सारे वैरायटीज कवर कर लिया इस चैप्टर में। ठीक है? तो अभी मेरा सीधा बात है कि पॉलिनोमियल क्लास 10 का कंप्लीट है। अभी आपका होमवर्क है अप टू 2.1 2.2 2.3 तक जितने भी एग्जांपल्स था, 2.1 तो लास्ट क्लास में ही दे दिया था, 2.2 और 2.3 का जितने भी एग्जांपल्स है और एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपका होमवर्क है।
याद रखना, जितने भी एग्जांपल्स है और जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है सारे के सारे आपका होमवर्क है। बात समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो चैप्टर कंप्लीट है। बट एक और लेक्चर आएगा पॉलिनोमियल में, आप जानते हो है ना। आपका एक और एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इतने भी टफ नहीं है बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो ऑप्शनल के कुछ क्वेश्चन और हमारे स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन लेकर के मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा और वो लेक्चर आपको अगले हफ्ते मिलेगा। क्लियर है? ऑप्शनल एक्सरसाइज के अच्छे क्वेश्चंस और हमारे मटेरियल के कुछ सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस, उन सबको लेकर के हर चैप्टर के एंड में एक और लेक्चर मिलता है, आप जानते हो। तो एक और लेक्चर आपको मिलेगा और उसको आपको प्रॉपर्ली देख के नोट्स बना लीजिएगा। और उसके बावजूद जो लोग शीट को सॉल्व करेंगे उनका तो नॉलेज किसी दूसरे लेवल पे जाएगा, है ना। बट जो लोग नहीं करेंगे वो लोग एटलीस्ट नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसको तो जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर से। बाकी एनसीईआरटी सिलेबस इस लेक्चर में ही पूरा खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है, ठीक है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ लेक्चर 3 जरूर देखिएगा, कुछ अच्छे टफ क्वेश्चंस आपको मिलेगा किस पैटर्न का यहाँ पे आ सकता है, अगर आता है कभी। आता तो नहीं है ऐसे जनरली, बट फिर भी अगर आता है उसके लिए मैं करा करके दूंगा, ठीक है। और बाकी जो लोग मटेरियल पूरा सॉल्व करोगे उनका तो कोई बात ही नहीं, पूरा डिस्कशन होगा तो वो तो क्लियर हो ही जाएगा आपका उसके थ्रू। तो चलिए आज के लिए मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। जो भी पढ़ाया गया है, जितने भी प्रकार के वैरायटीज कराया गया है, सारे चीज प्रॉपर्ली क्वेश्चन में कॉपी में नोट करना। जहां पे मैंने आधा करके कैलकुलेशन छोड़ दिया उस जगह पे आप कंप्लीट कीजिएगा, ये आदत आप डेवलप करो। होमवर्क टाइम टू टाइम कीजिएगा, प्रॉपर्ली सारे होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, है ना, A to Z, तो पूरा कहानी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं इस चैप्टर को। अगला एक और लेक्चर आएगा अगले हफ्ते, देन चैप्टर 3 स्टार्ट होगा और आगे मिलेंगे हम एक और लेक्चर में, देन नेक्स्ट चैप्टर में। और डिस्कशंस जो है वो अगर आप जूम में या ऑफलाइन में मिल रहे हो तो अकॉर्डिंगली मिलेंगे हम। अदरवाइज अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अलविदा।